जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पाचन तंत्र, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट बायोलॉजी क्लास में हम कंकाल तंत्र ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है वो चैनल की बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर जाकर, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि खाने को पचने में सहायक होते हैं। ठीक है, हमें तो बहुत इजी लगता है कि खाना खाया और उसके बाद वो पच गया आराम से, पर बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिसके होकर खाना जाता है और अल्टीमेट वो पच जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि पाचन तंत्र होता क्या है। मतलब हम जो जिंदा रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो क्या है पाचन तंत्र। देखिए, हमारी बॉडी में कई तरह के तंत्र पाए जाते हैं, जैसे कि कंकाल तंत्र हो गया, जिसमें कि हड्डियां आती हैं, जिससे हमारी बॉडी बनी होती है। हड्डियां क्या करती हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं। फिर हो गया श्वसन तंत्र, तो हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, तो श्वसन तंत्र में क्या आता है, हमारे फेफड़े, ये नोज पाइप वगैरह आते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है परिसंचरण तंत्र, तो जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हार्ट वगैरह इसके अंतर्गत आ गए, वेन्स आ गई। इसी तरह से एक सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि रिलेटेड है खाने को पचाने से। तो हम जो खाना खाते हैं जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है, वो किस तंत्र के अंतर्गत आता है, वो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, तो पाचन तंत्र होता क्या है। पाचन तंत्र होता है, हम जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ता है पाचन तंत्र। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, उस खाने से जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको हमारी बॉडी अब्जॉर्व कर लेती है, जैसे कि मिनरल्स हो गए, वसा हो गया, ठीक है, विभिन्न विटामिन हो गए। तो हमारी बॉडी उनको अब्जॉर्व कर लेगी खाने से, और परिणाम स्वरूप हम जीवित रहेंगे या हम अच्छी तरह से काम करेंगे, हमारी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो ये होती है पाचन तंत्र की स्पेशलिटी। क्लियर है। और ये जो हम खाने से ऊर्जा लेते हैं, ये किसके लिए यूज होती है, ये हमारे ऊतकों के निर्माण के लिए, उनकी रिपेयरिंग के लिए। देखिए, हमारी बॉडी भी क्या है, हमारी बॉडी भी एक तरह की मशीन होती है ना। तो जैसे मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, फ्यूल चाहिए होता है। उसी तरह से हमारी बॉडी को चलाने के लिए भी क्या चाहिए, खाना चाहिए। ठीक है, और हमारी बॉडी में भी टूट फूट होती रहती है, तो वो टूट फूट की मरम्मत कौन करता है, खाना करता है, या खाने में उपस्थित पोषक तत्व करते हैं। तो होता है ना, जैसे हमें कोई एक पर्टिकुलर बीमारी हो जाती है तो क्या होता है, किसी विटामिन की कमी से होती है, तो हम क्या करते हैं, फिर विटामिन सप्लीमेंट ले लेते हैं, तो उससे हमारी बॉडी की जो कमी होती है उसकी भरपाई हो जाती है। ठीक है, तो खाने का काम क्या है, ऊतकों का निर्माण और उसकी रिपेयरिंग करना। ठीक है, और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, जिससे कि हमारी बॉडी अच्छी तरह से काम करती रहे। ठीक है, ये होता है पाचन तंत्र की विशेषताएं। अब देखिए, पाचन तंत्र में क्या क्या होता है, जो मेन एलिमेंट, जो अंग होते हैं जो कि पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो खाना कहाँ पर खाते हैं, मुंह में खाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हो गई मुंह। ठीक है, तो मुंह के अंदर खाना गया, फिर खाना मुंह से अंदर पेट में जाएगा, तो पेट में किसके थ्रू जाएगा, पेट में जाएगा एसोफेगस के थ्रू, या जिसे हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। ठीक है, तो यहाँ से हमने खाना खाया, फिर वो खाना यहाँ से होकर आहार नाल से कहाँ चला गया, ये चला गया स्टमक के अंदर। ठीक है, जिसे बोलते हैं अमाशय। ठीक, तो सबसे पहले मुंह, फिर आहार नाल, एसोफेगस, और उसके बाद खाना पहुंच गया अमाशय में। ठीक है, स्टमक में। अच्छा, हमें ये लगता है कि जब पेट में खाना पहुंच गया तभी डाइजेशन शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन ये धारणा गलत है। डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, डाइजेशन की शुरुआत मुंह से होती है। जैसे ही हम खाने को मुंह में रखकर उसे चबाना शुरू करते हैं ना, तो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक, क्योंकि खाने को ऑलरेडी जो क्या बोलते हैं, उसका जो फिजिकल चेंज है, भौतिक रूप परिवर्तित हो गया ना। हमने बड़ा सा बाइट खाया था और उसे चबा चबा कर लार के साथ मिक्स होके वो बाइट क्या हो गया, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
तो डाइजेशन की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? ये होती है मुंह से, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। मुंह से होती है डाइजेशन की शुरुआत, और डाइजेशन खत्म कहाँ पे होगा? डाइजेशन खत्म होगा जाकर छोटी आंत में, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे कि छोटी आंत में डाइजेशन खत्म क्यों होता है, जबकि जो क्या बोलते हैं पाचन तंत्र है उसका एंड तो एनस में होता है, लेकिन डाइजेशन जो खाना पचना, ठीक है, वो पचना खत्म हो जाता है छोटी आंत में, क्योंकि खाने का पाचन तंत्र का मेन रोल क्या होता है? भोजन का पोषक तत्वों का अवशोषण करना, ठीक है। चलिए, अमाशय के बाद खाना कहाँ गया? अमाशय के बाद खाना गया छोटी आंत में, ठीक है। अमाशय से खाना जाता है छोटी आंत में। अब देखिए, आप और भी नाम देख रहे होंगे, लीवर है, गाल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, ठीक है। ये भी क्या होते हैं? ये पाचन तंत्र के पार्ट होते हैं, पर ये किससे अटैच रहते हैं? ये सपोर्ट करते हैं अमाशय को, स्टमक को, ठीक है। इनका जो रोल रहता है वो अमाशय को विभिन्न तरह के प्रोटीन और अम्लों को पहुंचाना रहता है। वो अभी हम आगे की स्लाइड्स में जितने भी अभी हम पार्ट्स देख रहे हैं ना पाचन तंत्र के, वो एक एक करके आगे की स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि मुंह में क्या होगा, अमाशय में क्या होगा, पित्ताशय क्यों आवश्यक है, ठीक है। सभी एक एक करके अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेक्चर को आप देखते रहिए। तो अमाशय से सपोर्टिंग कौन कौन हो गए? यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय, लीवर, गाल ब्लैडर और पैनक्रियाज, ये तीनों हो गए, ठीक है। फिर अमाशय के बाद कहाँ खाना गया? खाना गया छोटी आंत में, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे नहीं मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका पाचन तंत्र का। यहाँ पर क्या होता है? छोटी आंत में खाना सबसे ज्यादा देर तक रहता है, ठीक है। और छोटी आंत में ही खाने का जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण होता है, ठीक है। हमारी बॉडी वहीं से अब्जॉर्व करती है पोषक तत्वों को, ठीक। तो ये हो गया, अब खाना पहुंच गया छोटी आंत में, ठीक है। फिर छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। तो छोटी आंत के बाद खाना कहाँ पहुंचा? यहाँ पर पहुंचा। तो मेन मुंह, ठीक है, फिर आहार नाल, फिर अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, ठीक है। फिर पहुंचा खाना बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या हुआ? अब खाने के पोषक तत्व तो निकल गए, तो उसमें क्या बचा? वेस्ट बचा और पानी, ठीक है। जो हमने पानी पिया था उसका अवशोषण अभी तक नहीं हुआ है। अब वो कहां पर अलग होगा? पानी जाकर वो होगा बड़ी आंत में अलग, ठीक है। तो बड़ी आंत में क्या होगा? फिल्टर हो जाएगा, पानी अलग और जो सॉलिड वेस्ट है वो अलग, ठीक। तो बड़ी आंत में क्या स्टार्ट हो जाता है? एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अलगाव, ठीक है, अलग अलग हो जाता है, सॉलिड अलग और वाटर अलग, ठीक। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिन में आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अच्छा, अब यहाँ पर हमने देखा था कि पाचन क्रिया का समापन कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो शुरू कहाँ से हुई पाचन क्रिया? मुंह से। डाइजेस्ट होना खाना मुंह से शुरू हो गया, ठीक है, और एंड वो कहाँ पर हो गया? छोटी आंत में। क्योंकि बड़ी आंत तो सिर्फ अलग करने का काम कर रही है, डाइजेशन तो हो गया, अब ये सिर्फ अलग अलग कर रही है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आए कि पाचन क्रिया का समापन कहाँ पर होता है, एंड ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर। फिर खाना कहाँ गया? फिर खाना गया बड़ी आंत के बाद गया मलाशय में, रेक्टम में, और उसके बाद एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये मेन जो अंग है पाचन क्रिया में, जो कि खाने को पचाने में सहायक होते हैं। अब आगे के स्लाइड्स में हम एक एक अंगों को देखेंगे कि किसमें क्या होता है और किसका क्या रोल है। तो सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा? खाना जाएगा सबसे पहले मुंह में, ठीक है। मुंह में क्या होगा? मुंह में हमारे दांत होते हैं, ठीक है। दांत क्या करते हैं? खाने को चबाने में उसे चबाते हैं और उसे छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे। अच्छा, मुंह में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो क्या होती है? वो होती है सलाइवा, या जिसे हम बोलते हैं लार, ठीक है। तो लार होती है। तो लार क्या करती है? एक तो हमें एंजाइम्स देती है, ठीक है, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और दूसरा,
जब हम खाना खाते हैं और वो आहार नाल के थ्रू हमारे पेट में जाता है, तो उसको एक लुब्रिकेंट भी प्रदान करती है, चिकनाहट प्रदान करती है, ठीक है, जिससे कि वो आराम से सटका जाए। नहीं तो खाना हमारे आहार नाल में ही अटक जाएगा अगर उसमें लुब्रिकेंट उपस्थित नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मुंह में लार नहीं बन रही और हम खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं और फिर हम उसे अंदर लेने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, स्टक हो जाएगा वो बीच में, ठीक है। तो सलाइवा होता है मेन चीज। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है इससे रिलेटेड, कि जो हमारी जीभ होती है वो हम विभिन्न तरह के स्वाद अनुभव करते हैं, जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन। तो ऐसा नहीं होता कि जीभ में हर तरह का स्वाद जो है वो कहीं पे भी, मतलब पूरी जीभ ही होती है जो करती है। जीभ का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो सेंस करता है कौन सा कड़वा है, कौन सा खट्टा है, ठीक है। तो ये देखिए जीभ का जो पिछला हिस्सा है, ठीक है, जो गले के पास रहेगा, तालू जिसको बोलते हैं, वो क्या रहेगा, वो कड़वे टेस्ट का अनुभव करेगा, ठीक है, वो कड़वाहट का अनुभव करेगा। फिर जो साइड के दो चीजें हैं, ठीक है, साइड के जो दो हिस्से हैं, ये खट्टे स्वाद का अनुभव करेंगी, ठीक है। और जो सबसे आगे की टिप है जीभ की, वो नमकीन स्वाद का अनुभव करेंगी, ठीक है, नमकीन। और थोड़ी सी पीछे आगे का भाग, वो कितना पार्ट, ये मीठे का अनुभव करेगी, ठीक है, ये मीठे का अनुभव करेगी। और जो मोस्टली पूरे जीभ का पार्ट होता है वो क्या, उमामी टेस्ट का अनुभव करेगी। अच्छा, उमामी टेस्ट क्या होता है, एक्चुअली उमामी जो शब्द है वो निकल कर आया है जापान से, ठीक है। तो उमामी क्या रहता है, जो जैसे सी एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, तो सॉल्टी स्वीट, मतलब नमकीन लिए हुए मीठापन जो होता है, ठीक है, जो कि ज्यादातर मांस वगैरह में पाई जाता है जो टेस्ट, तो वो रिलेटेड है उमामी से। क्लियर। नेक्स्ट आती है लार, या जिसे बोलते हैं सलाइवा। तो लार की अभी इंपॉर्टेंस हमने देखी कि लार क्या होता है, लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा लार टपकाते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल जो एडल्ट देखा होगा वो तो ऐसा नहीं होता, पर छोटे बच्चों के मुंह से निकलती रहती है। तो इसका रीजन ये होता है कि जो बड़े होते हैं वो तो अपना खाना दांतों से चबा चबा कर छोटा कर लेते हैं और उसके बाद उसे अंदर ले लेते हैं। पर जो बच्चे होते हैं उनके दांत नहीं होते, ठीक है। तो उनके दांत ना होने की वजह से प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि जब वो खाना खाएं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी लार की होगी, जिससे कि अगर खाने के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बड़े क्वांटिटी में भी रहेंगे, तभी ज्यादा लार की वजह से वो इजीली पेट के अंदर चले जाएंगे। तो जो लार टपकाने की होती है, ड्रूलिंग जिसको बोलते हैं, तो ड्रूलिंग की आदत बच्चों में 2 साल की एज तक देखने को मिलती है। 2 साल के बाद जब अच्छी तरह से बच्चों के दांत निकल आते हैं तो धीरे धीरे उनका लार टपकना भी कम होने लगता है, ठीक है। मानव का शरीर प्रतिदिन कुछ मात्रा में लार का उत्पादन करता है, मतलब सुबह से शाम तक जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, खाना खाते हैं या नॉर्मली हम बैठे होते हैं तब भी हमारे मुंह में लार बनती रहती है ना। तो सुबह से लेकर शाम तक एवरेज बेसिस पे मानव के शरीर में लार का कितना उत्पादन होता है, प्रतिदिन उत्पादन होता है 0.75 लीटर से लेके 1.5 लीटर तक, ठीक है। इतनी क्वांटिटी में लार का उत्पादन होता है जो कि हेल्प करता है हमारे मुंह को लुब्रिकेट करने में और खाने को, पाचन को इजी बनाने में, ठीक है। अच्छा, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कि हमारे मुंह में बनते हैं और फिर वो जब हम खाना खाते हैं या लार के साथ मिक्स होकर वो हमारे पेट के अंदर जाते हैं और खाने के डाइजेशन को इजी बनाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं, वो होते हैं टाइलिन एंजाइम, या लारिये इमाइलेज जिनको बोलते हैं, ठीक है, टाइलिन एंजाइम या लारिये इमाइलेज। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि लार के साथ ये एंजाइम है जो खाने के डाइजेशन को इजी बनाते हैं। क्लियर। अच्छा, 2 तरह के एंजाइम का श्राव भी होता है, ठीक है। तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं, वो 2 तरह के जो एंजाइम होते हैं,
एंजाइम का स्राव, ठीक है, एंजाइम का स्राव। तो एक तो होता है टाइलिन और लाइसोजाइम, ठीक है, एक तो टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम, क्लियर है? अच्छा, इसमें से टाइलिन क्या करता है? देखिए, दोनों तरह के एंजाइम्स का अलग अलग रोल होता है, क्लियर? टाइलिन क्या करता है इसमें? टाइलिन करता है, जो खाना हम स्टार्च खाते हैं, स्टार्च को शर्करा में, शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? तो स्टार्च का शर्करा में पाचन, ठीक है, और जो दूसरा लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम क्या करता है? ये करता है, ये जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, ठीक है, जीवाणुओं को नष्ट करना। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट, अब मुंह में तो खाना हो गया, मुंह में क्या हुआ? उसमें से लार मिक्स हुई, उसमें क्या क्या मिक्स हुआ? टाइलिन, लाइसोजाइम, ठीक है, टाइलिन ने क्या किया? स्टार्च का शर्करा में पाचन कर दिया और लाइसोजाइम ने जीवाणुओं को नष्ट कर दिया। अब वो खाना कहाँ गया? खाना छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया, दांतों ने उसको चबा लिया। अब वो खाना आहार नाल में गया, ठीक है, आहार नाल का कुछ काम नहीं होता, इसमें कोई प्रक्रिया नहीं होती, इसका काम क्या होता है? सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना, खाने को मुंह से लेकर अमाशय तक पहुंचाना, ठीक है, माउथ टू स्टमक, इतना ही काम होता है आहार नाल का, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर इसके बाद अमाशय। अब यहाँ पर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है और खाने के पचने की जो मेन स्टेप है वो यहीं पर होता है। और स्टमक को सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिलता है? इसे सपोर्ट मिलता है लीवर से, गाल ब्लैडर से और पैनक्रियास से, ठीक है, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो देखिए, स्टमक में क्या क्या होता है? अमाशय में मेन होती है जठर ग्रंथियां, ठीक है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं अमाशय में, और ये क्या करती हैं? ये जठर रस का उत्पादन करती है, जो कि खाने को पचने में सहायता करता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? और यहाँ पर पाया जाता है मेन चीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो HCl पाया जाता है यहाँ पर, जो कि खाने के डाइजेशन को इजी बनाता है। जो तो जब खाना आहार नाल से होके पेट में जाता है, तो इसमें स्टमक में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे अपने साथ मिक्स कर लेता है और फिर वहीं से पाचन की क्रिया जो है वो त्वरित हो जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यहाँ पर निकलता है पेप्सिन एंजाइम, ये आप याद रखिएगा, पेप्सिन एंजाइम निकलता है। ये एंजाइम के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि मुंह में कौन सा एंजाइम था और अमाशय में कौन सा एंजाइम बना है, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आए हुए हैं कि ये वाला एंजाइम कहाँ पर उत्पादन होता है या कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो पेप्सिन एंजाइम है यहाँ पर। और दूसरा कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दूसरा यहाँ पर पाया जाता है रेनिन एंजाइम, ठीक है। तो पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट जो एंजाइम का नाम याद रखिएगा, कैसिनोजेन, कैसिनोजेन, ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये दूध में, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये हो जाता है केसीन में कन्वर्ट, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना कि दूध का जो सफेद रंग होता है वो केसीन की वजह से होता है। तो कैसिनोजेन एंजाइम जो है वो केसीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, डाइजेशन में। अब देखिए, अमाशय में दो तरह के रस का स्राव होता है। एक तो हमने पढ़ा
जठर रस, ठीक है, जो कि जठर ग्रंथि उत्पादित करती है। तो अमाशय या स्टमक जिसको बोलते हैं, में स्राव, ठीक है, क्या क्या होता है? एक तो होता है HCl, ठीक है, और दूसरा होता है जठर रस, ठीक है। HCl क्या करता है, जैसे कि ये अम्ल है तो ये जीवाणुओं को नष्ट कर देगा, ठीक है, तो जीवाणुओं को नष्ट कर देगा। और दूसरा ये क्या करेगा, दूसरा ये करेगा पेप्सिन नोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिन में। तो ये पेप्सिन जो एंजाइम है शायद इसी से ही रिलेट करके जो कोल्ड ड्रिंक आती है ना पेप्सी, वो बनाई गई होगी। होता है ना कभी कभी, कई बार कुछ लोगों को देखा होगा आपने, बोलते हैं एसिडिटी हो रही है ना, कोल्ड ड्रिंक पी लो तो एसिडिटी ठीक हो जाएगी, और सच में कई बार उसमें ठीक हो भी जाती है। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में HCl कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जठर रस क्या होता है, जठर रस भी जो होता है प्रकृति में अम्लीय होता है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो जठर रस होता है वो एक तो कहाँ पर उत्पादित होता है हमारी बॉडी में, या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है जठर रस की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्या होता है, ये अम्लीय होता है, ठीक है, और अम्लीय होगा तो इसका pH क्या होगा, 7 से कम रहता है, ठीक है। देखिए, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, 3 तरह के क्या बोलते हैं, लिक्विड होते हैं। तो जब भी अम्लीय रहेगा तो pH मान क्या रहेगा, 7 से कम रहेगा। अगर क्षारीय है तो pH मान 7 से ज्यादा, और उदासीन जैसे कि पानी, तो उसका pH कितना मान रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो अम्लीय है तो इसका pH मान 1 से लेके 3 के बीच में रहता है, ठीक है। तो जठर रस, तो क्या क्या याद रखने वाली चीजें हैं अमाशय में, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि जठर रस का स्राव करती हैं। साथ ही अमाशय में HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी स्राव होता है। उसके बाद पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, पेप्सिनोजन एंजाइम एक्चुअली होता है, वो पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर रेनिन एंजाइम पाया जाता है। फिर जो दूध में कैसिनोजन होता है उसे कैसीन में कन्वर्ट हो जाता है, वो यहाँ पर। उसके बाद अमाशय में किस किस 2 चीजों का स्राव, मेनली HCl का और जठर रस का। HCl क्या करता है, जीवाणु को नष्ट कर देता है, और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और जठर रस क्या होता है, प्रकृति में अम्लीय होता है, ठीक है। तो कोई रिवीजन भी हो गया। अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो देखते हैं पित्ताशय या गाल ब्लैडर जिसको बोलते हैं। तो गाल ब्लैडर का क्या रोल होता है पाचन तंत्र में, तो गाल ब्लैडर का क्या रोल होता है, देखिए, गाल ब्लैडर मतलब हिंदी में पित्ता, पित्ताशय, ठीक है। तो एक तो पित्त का भंडारण करता है ये, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि पित्त का भंडारण करता है, ठीक है। और कितना पित्त लगभग रहता है डेली की अगर हम बात करें तो कितना पित्त रहेगा, ये रहेगा 800 से लेकर 1000 मिलीलीटर तक, ठीक है, मतलब 1 लीटर तक, 800 ml से लेके 1 लीटर तक पित्त का भंडारण ये कर सकता है। क्लियर है। अब जिसमें सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आए हैं वो क्या है कि ये क्या करता है, ये वसा का पाइसीकरण करता है, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो वसा वसा का पाइसीकरण, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वसा का पाइसीकरण कौन से अंग में किया जाता है, तो किस में किया जाता है, पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में, ठीक। उसके बाद है पाइसीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो वसा का पाइसीकरण करता है गाल ब्लैडर। उसके बाद ये लिपिड्स के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है, ठीक है। तो लिपिड्स के पाचन व अवशोषण में सहायक, ठीक है।
क्लियर? इसका रंग क्या होता है? इसका रंग होता है पीला हरा। रंग पीला हरा होता है, ठीक है? उसके बाद इसके पीएच वैल्यू क्या होती है? ये प्रकृति में जो जठर रस था वो प्रकृति में कैसा था? वो तो अम्लीय था, ठीक है? लेकिन ये क्या रहता है? प्रकृति में क्षारीय रहता है, ठीक है? तो इसकी पीएच वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 7 रहती है। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, तो क्षारीय पित्त रस का पीएच मान 7 से ज्यादा, अप्रोक्सीमेट कितना रहेगा? 7.7 रहता है इसका, ठीक है? फिर एक चीज और पित्ताशय में पाई जाती है जिसको बोलते हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, ठीक है? बिलीरुबिन की अधिकता से क्या होता है? पीलिया हो जाता है। ठीक है, तो जो आप देखते होंगे ना, जब पीलिया होता है किसी को तो उसका शरीर पीला पड़ जाता है। तो वो पीला रंग किसकी वजह से आता है? वो पित्ताशय की वजह से ही पीला रंग शरीर में दिखाई देने लगता है। क्लियर है? और वो पीला रंग क्या होता है? बिलीरुबिन की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, इंपॉर्टेंट अंग आता है इसके बाद, वो आता है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में क्या होता है? देखिए, छोटी आंत के 3 मुख्य भाग होते हैं। मतलब जो हम बोलते हैं ना कि छोटी आंत में खाना डाइजेस्ट हो जाता है, अवशोषण होता है, तो छोटी आंत को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता। तो एक पार्ट है, पर उसे बायोलॉजी में जब अध्ययन किया गया तो उसे क्रिया के आधार पर, मतलब जो अलग अलग पार्ट में काम होते हैं उसके आधार पर छोटी आंत को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं 3 पार्ट? ये 3 पार्ट होते हैं डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, डुओडेनम, ये ग्रीन वाला देख रहे होंगे, जेजुनम और इलियम। ठीक है, इनको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं? हिंदी में इनको बोलते हैं ग्रहणी, मध्यांत्र, मध्यांत्र, और तीसरे को क्या बोलते हैं? शेषांत्र। ठीक है, शेषांत्र। ठीक है, ये होते हैं छोटी आंत के 3 पार्ट। अच्छा, छोटी आंत की टोटल लंबाई कितनी होती है? तो इसकी कुल लंबाई होती है, कितनी होती है? इसकी कुल लंबाई होती है 6 से 7 मीटर तक। ठीक है, और क्या करती है ये? खाने में से पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। ठीक है, पोषक तत्वों का अवशोषण, ये इसका मुख्य कार्य होता है। क्लियर? और क्या होता है? भोजन को अंतिम रूप से पचाना। ठीक है, तो भोजन को अंतिम रूप से पचाना और खाने के अंदर से मुख्य पोषक तत्वों का अवशोषण करना छोटी आंत का मुख्य काम होता है। और पाचन का अंत कहाँ पर होता है? वो भी जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखेंगे उसका आंसर? कि छोटी आंत में पाचन का अंत होता है। इसके बाद आता है कि छोटी आंत में जो भोजन का अवशोषण होता है वो किस तरह से होता है। जैसे हमने देखा कि अंतिम रूप से पचाने का कार्य करता है, तो ये अलग अलग तरह के शर्कराएं हैं जिनका अवशोषण छोटी आंत द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से मेन ये चार्ट है,
आप इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरह से, इस पर डायरेक्ट शर्करा का नाम देकर, और वो किसमें कन्वर्ट होती है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इरेप्सिन जो होता है, इरेप्सिन होता है पेप्टोज पाचन होता है, इरेप्सिन मतलब पेप्टोज पाचन, और ये फाइनली किसमें, अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। नेक्स्ट आता है लैक्टेज। लैक्टेज का पाचन, लैक्टोज पाचन होता है, किसमें कन्वर्ट होता है, लैक्टोज में और ग्लूकोज में। फिर है लाइपेज। लाइपेज इमल्सिफाइड वसा पाचन, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये, फैटी एसिड में, ठीक है। और उसके बाद है लास्ट में सुक्रोज। सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विखंडन हो जाता है, ठीक है। तो ये चार्ट आप याद रख लीजिएगा पांचों चीजों का, कि कौन सा कौन सी चीज किसमें कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर। फिर आता है अग्नाशय, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियास। तो हम देखेंगे कि पैनक्रियास की क्या इंपॉर्टेंस है पाचन तंत्र में। अग्नाशय में कई तरह के क्षारीय रसों का श्रावण होता है, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो एक बार चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अग्नाशयी रस हैं जो कि खाने को पचाने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहला है ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। दूसरा है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना। तीसरा है अग्नाशयी लाइपेज, जो कि क्या करता है, वसा का पाचन में सहायता करता है। और चौथा है एमाइलेज, जो कि स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। तो जैसे आपने पिछला वाला चार्ट देखा था, वैसे ही इस चार्ट को आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा कि कौन कौन से अग्नाशयी रस हैं और वो किस किस का पाचन करने में हेल्प करते हैं। अग्नाशय का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि होता है लैंगरहैंस की दीपिका, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर लैंगरहैंस की दीपिका है। इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता थे लैंगरहैंस। लैंगरहैंस, ठीक है। और ये अग्नाशय का एक भाग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कई तरह की सेल पाई जाती हैं, वो अलग अलग हार्मोन्स का श्रावण करती है, ठीक है। तो ये देखिए, अल्फा सेल से होता है ग्लूकासोन का श्रावण, बीटा सेल से होता है इंसुलिन का, और गामा सेल से होता है सोमैटोस्टैटिन का श्रावण, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट सेल है, इनके नाम आप याद रख लीजिएगा। और ये कहाँ पर मिलती है, लैंगरहैंस में। और इसके खोजकर्ता कौन थे, खोजकर्ता थे लैंगरहैंस, ठीक है। और इसे किस नाम से जानते हैं, लैंगरहैंस की दीपिका के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आती है बड़ी आंत, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है सीकम, ठीक है। दूसरा होता है कॉलन। कॉलन को फर्दर कई सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है, पर आपको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एक तो हो गया सीकम, दूसरा हो गया कॉलन, ठीक है। और तीसरा पार्ट जो आता है वो आता है रेक्टम, ठीक है। या रेक्टम को इंग्लिश में क्या हिंदी में बोलते हैं मलाशय, ठीक है। और बड़ी आंत का मुख्य काम क्या होता है, बड़ी आंत का मुख्य काम होता है जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना। जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण बड़ी आंत का मुख्य काम होता है। क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट आता है यकृत। यकृत ये मतलब कि इंग्लिश में जिसे लीवर बोलते हैं। लीवर क्या होता है, अगर वयस्क मानव में देखें तो वयस्क मानव में इसका जो भार रहता है वो करीब रहता है 1.5 किलोग्राम, 1.5 kg, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। क्लियर।
अब इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य कार्य जो होता है, एक तो इसका काम होता है रक्त में जो अमीनो अम्ल बनता है हमारी बॉडी में, वो रेगुलेट करना, उसका विनियमन करना। ठीक है, तो रक्त में अमीनो अम्ल का विनियमन या जिसको बोलते हैं रेगुलेशन। ठीक है, ये हो गया इसका काम। फिर इसका मेन काम क्या होता है? एक इसका काम होता है पित्त का उत्पादन करना। तो पित्त का उत्पादन एक कार्य हो गया इसका। क्लियर? नेक्स्ट इसका जो काम होता है वो होता है यूरिया का संश्लेषण करना। यूरिया का संश्लेषण। क्लियर? फिर हो गया अगला काम है इसका ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलिसिस करता है ये यकृत। उसके बाद है कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी सहायक होता है। तो शरीर का ताप बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, तो इतने मुख्य कार्य होते हैं यकृत के। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, तो आप रिवीजन के लिए इस पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। और जो भी चार्ट बना रहे हैं, जो भी फ्लो डायग्राम बना रहे हैं, उन सभी को अच्छी तरह से आप लर्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है वो आता है अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स क्या होता है? ये एक तरह से अविशेषी अंग की तरह है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं क्रमी रूप परिशेषिका। ठीक, फिर है ये अविशेषी अंग का उदाहरण होता है। ठीक है, अविशेषी अंग का उदाहरण होती है अपेंडिक्स। अविशेषी अंग का उदाहरण। ठीक है, फिर क्या है? नेक्स्ट है जो अभी हमने बड़ी आंत देखी थी, उसमें एक पार्ट देखा था सीकम। ठीक है, तो ये सीकम से जुड़ी हुई रहती है। तो बड़ी आंत के सीकम से जुड़ी हुई, इसका जुड़ाव होता है। ठीक है, चलिए आगे कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनके बेसिस पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का कलेक्शन किया गया है, उन पर एक नज़र डाल देते हैं। तो सबसे पहला है लार पाचन में सहयोग करता है। लार पाचन में किसका सहयोग करता है? स्टार्च का। ठीक है, दूसरा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश कार्य कहाँ पर होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। उसके बाद है स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है? वो होता है एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज। तो माइलेज मिलता है ना, उससे याद कर लीजिएगा। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl से डिनोट करते हैं। ये कहाँ पर श्रावित हो रहा था? अमाशय में। ठीक है, स्टमक में हो रहा था ये श्रावित। फिर है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम, ये होता है जाइमेज। ठीक है, ग्लूकोज को एथेनॉल में। फिर है यूरिया की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो यू और या। ठीक है, तो या से याद रख लीजिएगा, यूरिया यकृत। ठीक है, फिर है एंजाइम लाइपेज का स्रोत, तो ये कहाँ पर? अग्नाशय में। क्लियर? फिर है मानव शरीर में पुच्छ जैसी संरचना, टेल लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पर होता है? वृद्धांत्र में होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट अंतिम रूप से बदलता है, तो कार्बोहाइड्रेट फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है यकृत एवं मांसपेशियों में जमा ऊर्जा, इसके रूप में ग्लाइकोजन। ठीक है, फिर पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण होता है यकृत में। तो देखिए पित्त का निर्माण
यकृत में होता है, लीवर में होता है, लेकिन पित्त का भंडारण कहाँ हो रहा था? वो पित्ताशय में हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है उसका नाम पित्ताशय है तो पित्त का निर्माण भी वहीं पर हो रहा था। उसका काम, पित्ताशय का काम सिर्फ स्टोर करना है पित्त को, ठीक है। और निर्मित कहाँ होगा पित्त? वो होगा लीवर में, यकृत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। फिर अग्नाशय रस का दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है पूर्ण पाचक रस। फिर है औसतन आंत्र रक्तस्रावण वयस्क मनुष्य में कितना होता है प्रतिदिन? वो होता है 2 लीटर तक, ठीक है। तो आंत्र रस कितना बनता है? 2 लीटर बनता है। और लार कितनी बन रही थी? 0.75 लीटर से 1.5 लीटर तक। फिर पित्ताशय में पथरी का जो निर्माण होता है, ठीक है, पित्ताशय में पथरी हो जाती है तो वो किससे बनी होती है पथरी? कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है, ये याद रखिएगा। फिर है पित्ताशय की पथरी प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है? वसा पाचन को प्रभावित करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि कौन सा होता है, मधुमेह रोग होता है, या हिंदी इंग्लिश में जिसे बोलते हैं डायबिटीज। फिर है इंसुलिन की खोजकर्ता बेंटिंग। तो देखिए लैंगरहैंस दीपिका के खोजकर्ता तो लैंगरहैंस थे, पर जो इंसुलिन है सेल है उसके खोजकर्ता कौन? बेंटिंग, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित कौन सा एंजाइम करता है? ये करता है जाइमेज एंजाइम, ठीक है। फिर है एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक तरह के प्रोटीन होते हैं, ठीक। और कौन से प्रोटीन है शरीर में बन रहे हैं? तो जैव उत्प्रेरक प्रोटीन हो गए, ठीक है। तो एंजाइम इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। फिर दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? ये करता है रेनिन हेल्प, ठीक है। रेनिन दूध को पचाता है। उसके बाद है लार में जल की कितनी मात्रा होती है? तो लार में जल की 99.5% होती है, और जो 0.5% होते हैं वो दूसरे अम्ल और एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं अब। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो सबसे ज्यादा कहां पर होता है? छोटी आंत में, ठीक है। जो पोषक तत्वों का अवशोषण होता है वो भी छोटी आंत में ही होता है। फिर है एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरक प्रोटीन, ठीक। तो प्रोटीन हो गया इसका आंसर सी। फिर है लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? तो किसकी उपस्थिति में होता है? पित्तअम्ल, ठीक है, लाइपेज और पेप्सिन। पेप्सिन हमने कहां पर देखा था? पेप्सिन हमने देखा था अमाशय में, ठीक है। तो लिपिड्स क्या होता है का पाचन? केवल 1 और 2। आंसर इसका हो गया सी। फिर है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहां पर स्टार्ट हो गया? ये हो गया अमाशय में, ठीक है। याद रखिएगा मुंह में नहीं होता, अमाशय में होता है। फिर क्वेश्चन है प्रोटीनों को पचाने में सहायक एंजाइम है। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, ठीक, ये नाम याद रखिएगा। आप लिस्ट बना लीजिए एंजाइम की एक, और उनके आगे लिख लीजिए। जैसे ज्यादातर तो महत्वपूर्ण तथ्यों में कवर करवा दिए हैं मैंने, बाकी जो 3-4 रह गए हों उनकी एक अलग से लिस्ट बना के उसे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक जगह पर हो जाएंगे सारे एंजाइम, तो लास्ट मिनट जो रिवीजन रहता है उसमें हेल्प मिलती रहेगी। फिर नेक्स्ट से नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन है और कथन है। अभिकथन है मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। तो सही है ये, ठीक है, सेलुलोज के पाचन में असक्षम होता है। और यही वजह होती है कि जैसे हम घास या पत्तेदार सब्जियां टाइप कुछ खाते हैं ना, तो वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होती हैं। फिर है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्ट विद्यमान रहता है। तो ये भी सही है, ठीक है, डाइस्टेज विद्यमान रहता है मानव के शरीर में। अब फिर बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका आंसर बी हो गया, ठीक है। सेल्यूलोज के असक्षम है, पर उसका कारण ये नहीं है कि अपघटक एंजाइम डाइस्टेज हमारे शरीर में विद्यमान रहता है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, दोनों सही हैं, पर एक दूसरे से दोनों का कनेक्शन नहीं है। फिर क्वेश्चन है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो कहां पर ये भंडारित रहता है? ये रहता है यकृत में भंडारित।
फिर क्वेश्चन है 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर हम ज़्यादा उपवास कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, ठीक है? तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। जब खाना नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब उपवास पर लोग बैठे रहते हैं तो नींबू पानी पीते रहते हैं। तो वो जो पानी पिलाते हैं ग्लूकोज का पानी, वो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए पिलाया जाता है, नींबू पानी या ग्लूकोज का पानी। फिर है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो अब देखिए पित्त का निर्माण पित्ताशय की थैली नहीं, यकृत में होता है, ठीक है? हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज। पित्ताशय की थैली में क्या होता है? पित्त का भंडारण होता है, स्टोरेज होता है। फिर है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का, ठीक है? फैट का पाचन। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित कर देता है? कौन सा एंजाइम कर देता है? पेप्सिन कर देता है, ठीक है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है ये। फिर है क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनिए। एक विटामिन, कैरोटीन क्या है? विटामिन है एक तरह का, तो ए का 2 हो गया। उसके बाद एंजाइम, पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है, ठीक है? तो बी का 1 हो गया, ए का 2, बी का 1, तो दोनों में ही है। उसके बाद हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? एक तरह का हार्मोन होता है, और कैरोटीन प्रोटीन का एक रूप है, ठीक है? कैरोटीन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो क्या हो गया? सी का 3, सी का 4, सॉरी सी का 4 टेस्टोस्टेरोन, और ये डी का 3। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया बी। चलिए आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम विटामिन्स पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, तो क्लास को देखिएगा जरूर। और अगर आपने अभी तक पीसीएस अभ्यास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि क्लास कैसी लगी आपको, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।